माय डियर फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है ब्रांच अकाउंटिंग, इसमें तुम्हारा पुष्पा भी झुक जाए। मेरा मानना ये है इसमें पुष्पा भी झुक जाएगा। अगर उसको ये चैप्टर दे दिया जाए, वो कहेगा अरे सही यार, झुकने में ही फायदा है, ये चैप्टर तो हमसे ना हो पाएगा। फ्रेंड्स, फोकस चाहिए मुझे इस चैप्टर में आपका 150%, 150%। मुझे फोकस चाहिए। चैप्टर की वेटेज आप देख ही रहे हैं, 10 से लेकर 12 नंबर की वेटेज रहेगी। यहां से आपको इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस का पता चल जाता है कि आपको कितने सारे मार्क्स दिलाएगा। अगर कोई स्टूडेंट ये गलती करता है कि इस चैप्टर को छोड़ करके चले जाते हैं एग्जाम में, तो भाई ऐसा है, ये चैप्टर वहीं नमस्ते करेगा आपको एग्जाम में। 100% क्वेश्चन आएगा यहाँ से। फिर भी मैंने 99.99% लिखा है। चलो, एक आउटसाइड चांस हमेशा रहता है, बाकी क्वेश्चन आएगा भाई सब 100% आएगा। क्वेश्चन की खास चैप्टर की खास बात यह है कि मुश्किल तो है, पर अगर इसे हम दूसरे नजरिए से देखें तो इस चैप्टर में मात्र जर्नल एंट्रीज एक ऐसी चीज है जो आपने अगर कवर कर ली और समझ ली अच्छे से, तो आपका 80%, 85% चैप्टर खत्म हो जाएगा। 80-85% चैप्टर केवल जर्नल एंट्रीज पर ही टिका है। और इसकी आदत भी लग सकती है आपको। एक बार समझ में आ गया तो आपको इस चैप्टर की इतनी आदत लग जाएगी, हो सकता है आप इसी चैप्टर के क्वेश्चन करें और आप कहें बाकी सारे चैप्टर तो अब बाएं हाथ का खेल है, उनमें मजा ही नहीं आता, इस चैप्टर के क्वेश्चन करेंगे, खतरों से खेलने में मजा आ रहा है हमें। तो अपने जोखिम पर आगे बढ़े, जो लिखा हुआ है साफ साफ पहले ही। भाई अगर आदत लग गई तो मुझसे मत कहना सर हमें तो प्यार हो गया ब्रांच अकाउंटिंग से, अब तो हमें कुछ और सूझता ही नहीं सिवाय ब्रांच के, हम क्या करें। आपने जोखिम पे आगे बढ़े और हर कदम फूंक फूंक कर रखें, हर कदम पर खतरा है। ठीक है, जो भी डाउट आए दिमाग में, इतना सा ही क्यों ना हो, साथ के साथ मुझसे पूछ लीजिएगा कि सर ये कैसे, वो कैसे, वो कैसे। बिल्कुल भी एडजस्ट करके आगे मत चलिएगा। आपको बेसिक से बेसिक डाउट क्यों ना सही, आपको वो डाउट पूछने में शर्म क्यों ना आ रही सही, लेकिन उस शर्म को साइड हटाइएगा, पूछ जरूर लेना। वो शर्म तो आपकी हमेशा के लिए फिर रह जाएगी और चैप्टर खराब हो जाएगा। उसको दूर करिएगा, कोई शर्माने की जरूरत नहीं। हो सकता है आपके सहारे से आपके दोस्तों का और वो डाउट निकल जाए जो और पूछ नहीं रहे थे, वो भी चुपचाप बैठे थे कि लोगों को क्या लगेगा, हमें ये डाउट है। सारे डाउट पूछने हैं आपको। ठीक है, इतनी सारी बात करने के बाद मित्रों हम आगे चलेंगे। आओ खतरों से टकराते हैं, जब आप और हम साथ हैं तो चिंता किस बात की। और टीम वर्क का लोगो लगा हुआ है, मैंने पहले ही कह दिया, इसमें मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी। हम एज अ टीम काम करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, आप भी पूरा रिस्पॉन्स करके चलिएगा। मान के चलो आप और हम साथ में पढ़ रहे हैं, ग्रुप स्टडी समझो इसको। फ्रैंकली सारे डाउट पूछो, पूरे तरीके से इन्वॉल्व रहो और बात करो चैप्टर में मेरे साथ। ठीक है जी, ओके सर। ब्रांच अकाउंटिंग में हमें टॉपिक जो करने हैं वो 3 ही हैं। सर आप तो कह रहे थे बहुत बड़ा चैप्टर है, मात्र 3 ही टॉपिक हैं। 3 तो हैं, पर जब करोगे जब पता चलेगा। पहला टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर इंडिपेंडेंट ब्रांच, दूसरा टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर फॉरेन ब्रांच एंड हेड ऑफिस, और तीसरा टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर डिपेंडेंट ब्रांच। इंडिपेंडेंट, फॉरेन ब्रांच एंड हेड ऑफिस और डिपेंडेंट ब्रांच। अब ये क्या होती हैं, कैसे कैसे होती हैं, ये हम देखेंगे धीरे धीरे। नोट्स जो आपके सामने लिखे हुए हैं ये केवल अभी इंडिपेंडेंट ब्रांच के लिखे हुए हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट ब्रांच ही हम लोग कवर करेंगे पहले। इंडिपेंडेंट ब्रांच जब हम समझेंगे उसके बाद हमें डिपेंडेंट ब्रांच अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, पहले इंडिपेंडेंट ब्रांच, और पार्ट 1 के ही नोट्स हैं। आप लोग ऐप पे देखोगे वहां लिखा हुआ है नोट्स पार्ट 1, और नोट्स मैं अपलोड करूंगा जब हम डिपेंडेंट ब्रांच पे आएंगे और फॉरेन ब्रांच पे आएंगे, उनके नोट्स आपको अलग से मिलेंगे। अभी केवल इंडिपेंडेंट ब्रांच पर हमारा फोकस रहेगा। ठीक है जी, ओके सर। तो मित्रों समझते हैं जरा ब्रांच क्या होती है, ब्रांच अकाउंटिंग का क्या मतलब है, ब्रांच के टाइप्स क्या क्या हैं, और इंडिपेंडेंट ब्रांच क्या है। अब चलते हैं जरा हम आगे। ठीक है, ब्रांच का मतलब बताओ तुम हमें। सर हम ना छोटे छोटे से थे, हम फर्स्ट क्लास में थे, हमारी मैम ने हमारे सर पे हाथ फेर के हमें सिखाया था कि प्यारे बच्चों, ब्रांच का मतलब होता है शाखा, टहनी, पेड़ की शाखा, उसे ब्रांच कहते हैं। क्या ये वही ब्रांच है? ये वो ब्रांच बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सर कौन सी ब्रांच है? मित्रों ये बिजनेस की ब्रांच है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप सबने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम सुना है? हाँ सर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम किसने नहीं सुना। मैं और हरीश तो अभी गए भी थे अकाउंट ओपन करवाने के लिए एसबीआई के अंदर,
और एसबीआई की एक बात और बताऊं तुम्हें, वहां पे जो अकाउंट आप ओपन करवाएंगे उसका जबरदस्ती इंश्योरेंस आपका करा दिया जाएगा और कुछ पैसे वहां से डिडक्ट भी हो जाएंगे आपके अकाउंट में से। इंश्योरेंस वहां पर फ्री में है, कराना ही है आपको, पैसे कटवाने ही है। हम गए और हमें लगा रहे यार ये तो पैसे कट गए इंश्योरेंस के। तो एसबीआई जो है वो मित्रों मुंबई में ओपन किया गया था सबसे पहले। दिनेश कुमार खरा उनका नाम है, जिन्होंने एसबीआई के जो चेयरमैन है, मुंबई में इसको सबसे पहले स्टार्ट किया गया। फिर इसकी धीरे 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 सब जगह ऑफिस खुलते हुए चले गए। आज के समय में एसबीआई की पूरे देश भर में 24,000 से ज्यादा ब्रांचेस हैं। सर आप सही कह रहे हो या मजाक कर रहे हो? सच बोल रहा हूँ। फिर ठीक है सर, बाकी ऐसा मजाक हमें बिल्कुल पसंद नहीं। सच कह रहा हूँ भाई, 24,000 से ज्यादा ब्रांच है। सबसे बड़ा कोई बिजनेस अगर भारत में है तो वो एसबीआई है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ब्रांचेस। एचडीएफसी बैंक नंबर 1 है नो डाउट, बट वो मार्केट कैपिटलाइजेशन में नंबर 1 है। नंबर ऑफ ब्रांचेस की बात करूं तो एसबीआई की सबसे ज्यादा ब्रांचेस है। एचडीएफसी की तो मात्र 5,000 प्लस ब्रांचेस हैं, एसबीआई की देखो 24,000 से ज्यादा, 24,000 प्लस। ठीक बात है सर। ब्रांच का मतलब हो गया एक और ऑफिस जहां से बिजनेस किया जा रहा है, एज सिंपल एज दैट। यार कल को मानो अब मेरे पास भी काम और बढ़ने लगे, मेरे पास और दूसरे शहरों से भी काम आने लगे, तो मैं दूसरे शहरों में भी एक ऑफिस खोलूंगा या नहीं खोलूंगा? दूसरे शहरों में भी एक छोटा सा कोचिंग सेंटर बनाऊंगा नहीं बनाऊंगा, जहां पे एटलीस्ट एडमिशन तो हो सके, बच्चे आ सके, बैठ सके, ऑनलाइन क्लास ले सके। ऑफ कोर्स सर, तो उसे मैं क्या बोल दूंगा? ब्रांच बोल दूंगा। आपके ही बिजनेस का एक दूसरा ऑफिस जो एक दूसरी लोकेशन पे एस्टेब्लिश्ड है, जो एक दूसरी जगह पर स्थित है, जहां से बिजनेस वहां से भी किया जाता है, उसे ब्रांच कहते हैं। दूसरी जगह जहां से बिजनेस किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड ब्रांच। अब तुम्हें क्या समझना है? तुम्हें समझना है ब्रांच अकाउंटिंग। ये इंडिया की बात मैंने आपको बताई, एसबीआई की 24,000 ब्रांच है। अगर पूरे वर्ल्ड में आपको बताऊं ना, सर पूरे वर्ल्ड का बताओ नंबर 1 बिजनेस कौन सा है जिसकी सबसे ज्यादा ब्रांच है? आप लोगों ने सुना नहीं होगा, एक कन्वीनियंस स्टोर है 7-Eleven करके, गूगल सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। 7-Eleven कन्वीनियंस स्टोर। सर कन्वीनियंस स्टोर का क्या मतलब है? अरे जहां पे वो आपको हाउस होल्ड और ग्रोसरी की चीजें मिलती है ना, वो सब, जहां पे ट्रॉली लेके आप हाउस होल्ड और ग्रोसरी की चीजें खरीदते हैं, उसे कन्वीनियंस स्टोर कहते हैं। यूएस के अंदर टेक्सास में सन 1927 में इसे ओपन किया गया था और आज की डेट में इसकी 62,000 प्लस ब्रांचेस हैं, 62,000 प्लस ऑल ओवर द वर्ल्ड। सर हमें तो लगता है मैकडी और डोमिनोज की ज्यादा ब्रांचेस हैं। मैकडी तो भाई 3rd नंबर पे आता है, डोमिनोज तो 10वें-11वें नंबर पे आता है। नंबर 1 है 7-Eleven, सर्च करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा, इतनी सारी ब्रांचेस हैं उसकी। अब जितना बिजनेस आता जाए उतनी ब्रांचेस की जरूरत पड़ती जाती है भाई, सीधी सीधी सी बात है। तुम्हें समझना है ब्रांच की अकाउंटिंग कैसे करते हैं। वो समझने के लिए तुम्हें क्या पता होना चाहिए? ब्रांच के टाइप्स पता होने चाहिए। सर हमें तो लगा था इंसानों के ही टाइप्स होते हैं, ब्रांच की भी टाइप्स होते हैं। हाँ, मैंने आपको बताया ब्रांच का मतलब एक दूसरा ऑफिस जहां से भी बिजनेस किया जाता है। अब ब्रांच के टाइप सुनना जरा। ब्रांच होती है मित्रों पहले 2 टाइप्स की, डोमेस्टिक ब्रांच और फॉरेन ब्रांच। अगर एसबीआई की दूसरा ऑफिस जो है वो इंडिया में ही है तो उसे बोलेंगे डोमेस्टिक ब्रांच, और अगर एसबीआई का एक और ऑफिस, एक और ब्रांच इंडिया से बाहर है तो उसे बोलेंगे फॉरेन ब्रांच, दैट वुड बी कॉल्ड फॉरेन ब्रांच। एंड आई थिंक 190 प्लस ऑफिसेज हैं एसबीआई के जो 35 देशों में है, 35 कंट्रीज में। तो एसबीआई के जो बाहर देशों में ब्रांचेस हैं, ऑफिसेज हैं, उन्हें बोलेंगे हम लोग फॉरेन ब्रांच। इंडिया में जितने भी ऑफिसेज हैं एसबीआई के, मुंबई को छोड़ करके, उनको बोलेंगे डोमेस्टिक ब्रांच। और सर मुंबई वाले ऑफिस को क्या बोलेंगे? जो बिल्कुल स्टार्टिंग ऑफिस है उसे बोलेंगे हेड ऑफिस, दैट विल बी कॉल्ड हेड ऑफिस। ठीक है, तो हेड ऑफिस मुंबई में हो गया। वहां से अलग इंडिया में जितने भी ब्रांच हैं, डोमेस्टिक ब्रांच, इंडिया के बाहर जो भी ब्रांच है उन्हें बोलेंगे फॉरेन ब्रांच। ठीक है, मैं लिख करके दिखाता हूं आपको, ये लो जरा, क्योंकि मुझे अभी आगे भी बात करनी है ना आपसे। ये है एसबीआई, इसका हेड ऑफिस है मुंबई में। ठीक है, फिर इसकी डोमेस्टिक ब्रांचेस हैं काफी सारी। ठीक है, डोमेस्टिक ब्रांचेस का मतलब वो ब्रांचेस जो इंडिया में ही है। और
फॉरेन ब्रांचेस भी हैं, फॉरेन ब्रांचेस जो आउटसाइड इंडिया है, आउटसाइड इंडिया। अब मित्रों डोमेस्टिक ब्रांचेस को भी फर्दर दो कैटेगरी में बांटा जाता है। कौन कौन सी दो कैटेगरी है? इंडिपेंडेंट ब्रांचेस एंड डिपेंडेंट ब्रांचेस, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट ब्रांचेस का क्या मतलब है सर? जो ब्रांच इंडिपेंडेंट है, जिसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं, जिसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, जो अपने मन की मालिक है, जो मर्जी चाहे करे, हेड ऑफिस का कोई कंट्रोल नहीं उसके ऊपर, क्या उसे इंडिपेंडेंट ब्रांच बोलेंगे? और जिसे हेड ऑफिस कंट्रोल करता है उसे डिपेंडेंट ब्रांच बोलेंगे? नहीं माय डियर फ्रेंड्स, ब्रांच कोई भी हो, हेड ऑफिस का उसके ऊपर कंट्रोल रहेगा ही रहेगा, क्योंकि हेड ऑफिस ने तो उसको खोला है। हेड ऑफिस ही ब्रांच की एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगा। मुंबई में जो ऑफिस है एसबीआई का, वहीं से ही बाकी सारी ब्रांचेस को निर्देश दिए जाते हैं कि भाई ऐसे ऐसे बिजनेस करना है, ऐसे ऐसे काम करना है, अब ये नए रूल्स निकल करके आए हैं, ये आपको इंप्लीमेंट करने हैं। चाहे ब्रांच इंडिपेंडेंट हो चाहे डिपेंडेंट हो, कंट्रोल हेड ऑफिस का रहता ही रहता है। तो सर फिर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के मायने क्या हुए, मैं बताता हूं आपको। मित्रों इंडिपेंडेंट ब्रांच का मतलब केवल इतना ही है, जिस ब्रांच को इंडिपेंडेंसी हो, आजादी हो, कि वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स अलग से बनाए। जो ब्रांच अपनी अकाउंटिंग अलग से करती है, जो ब्रांच अपनी जर्नल एंट्री अलग करती है, अपने लेजर अलग बनाती है, ट्रायल बैलेंस अलग बनाती है, जिसका अकाउंटेंट अलग से बैठा हुआ है, बुक्स ऑफ अकाउंट अलग बनाए जाते हैं, उसे कहते हैं इंडिपेंडेंट ब्रांच। और जिस ब्रांच के बुक्स ऑफ अकाउंट्स अलग से नहीं बनाए जाते, सेपरेटली नहीं बनाए जाते, हेड ऑफिस ही उसकी अकाउंटिंग करके चलता है, उसे कहते हैं डिपेंडेंट ब्रांच। एसबीआई मुंबई में हेड ऑफिस है, उसकी एक ब्रांच दिल्ली में है, एक ब्रांच कोलकाता में है। दिल्ली वाली ब्रांच अपने जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस अलग से बनाती है, पूरी एंट्री अलग करती है, अकाउंटिंग अलग करती है, तो दिल्ली वाली ब्रांच हो गई इंडिपेंडेंट ब्रांच। कोलकाता वाली ब्रांच अकाउंटिंग अलग से नहीं करती है, वो कहती है हेड ऑफिस मुंबई तुम ही बना लो, हमारे भी रिकॉर्ड्स तुम ही मेंटेन कर लो, तो कोलकाता वाली ब्रांच बन गई डिपेंडेंट ब्रांच। ठीक है, तो इंडिपेंडेंसी का मतलब ये नहीं है जो करने की आजादी, इंडिपेंडेंसी का मतलब केवल यहीं तक सीमित है कि तुम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट इंडिपेंडेंटली बनाओगे, अलग से बनाओगे। ठीक है, तो वही फैमिली वाली बात है यार, कंट्रोल तो होना ही है ना, कंट्रोल तो होगा ही होगा, इंडिपेंडेंट हो चाहे डिपेंडेंट हो। हेड ऑफिस का कंट्रोल नहीं होगा तो वो ब्रांच बिगड़ जाएगी, लॉस में आ जाएगी। तुम्हारी फैमिली की बात करता हूं, तुम्हारी अपनी जिंदगी अलग है, मान ली तुम अपने तरीके से जीते हो, तुम्हारे उसूल अलग हैं, रूल अलग हैं जीने के, तुम मजे से जीना चाहते हो, जो भी तुम्हारी सोच है, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि आपके पेरेंट्स ने अगर आपको अलाउ कर रखा है कि आप अपनी सोच पे जियो, अपने तरीके से जियो, तो क्या इसका मतलब ये है कि आप जो मन करे करो, उल्टे सीधे काम करो, नशेबाजी करो, और आपके पेरेंट्स का कोई कंट्रोल ही नहीं रहना चाहिए आपके ऊपर? नहीं सर, ये मतलब तो बिल्कुल भी नहीं है। आप तो सर नशेबाजी की बात क्या कर रहे हो, हमारा तो इतना कंट्रोल है, हम एक दिन क्लास की छुट्टी की बात करें तो 2 लगते हैं कान के नीचे सीधे, तो वो उसमें आपकी भलाई है ना, इसीलिए तो लगते हैं। तो बिल्कुल ठीक बात है। ओके, तो भाई कंट्रोल होना जरूरी है। आपको केवल इतनी आजादी है कि आप अपनी सोच पर जिए, अपने तरीके से जिए, आपको मनमानी करने की आजादी बिल्कुल नहीं है। वही केस यहाँ पर है, केवल बुक्स ऑफ अकाउंट अलग से बनाने की आजादी है इंडिपेंडेंट ब्रांच को, बाकी जो हेड ऑफिस कहेगा वो इंडिपेंडेंट ब्रांच को बात माननी पड़ेगी। ठीक है, अभी तक मैंने क्या बताया? सिंपल, ब्रांच का मतलब दूसरा ऑफिस, कंट्रोल हेड ऑफिस का रहेगा ही रहेगा उसके ऊपर। इंडिपेंडेंट है मतलब वो अपने खाते अलग बनाए, डिपेंडेंट है वो अपने खाते अलग नहीं बनाएगी, एज सिंपल एज दैट। ठीक है सर, तो सर हमें ये पढ़ना है इंडिपेंडेंट ब्रांच। हाँ, आपके जो टॉपिक्स मैंने लिखे हैं, इंडिपेंडेंट ब्रांच की अकाउंटिंग कैसे करते हैं, फॉरेन ब्रांच की अकाउंटिंग कैसे करते हैं, और डिपेंडेंट ब्रांच की अकाउंटिंग कैसे करते हैं, ये आपको एक एक करके पढ़ के चलना है। पहले हम इंडिपेंडेंट ब्रांच से शुरुआत करेंगे, बिकॉज जब हमें इंडिपेंडेंट ब्रांच समझ में आ जाएगी, मैंने पहले भी बताया, उसके बाद हमें फॉरेन ब्रांच, डिपेंडेंट ब्रांच समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है सर जी, चलो जरा आगे। मित्रों इंडिपेंडेंट ब्रांच के जो नोट्स हैं उन पर आते हैं। दोज ब्रांचेस which maintain their separate set of books of accounts are called independent branch. Independency is limited to books of accounts only.
द हेड ऑफिस always have the right to control and influence the activities of the branch. ठीक है, ओके सर। चलो तो मित्रों, ये मैंने समझाया आपको इंडिपेंडेंट ब्रांच का मतलब। अब मित्रों एक बात बताओ, जब तुम इतनी बात जान ही गए हो कि हेड ऑफिस की जो बुक्स हैं वो अलग बनेंगी और ब्रांच की जो बुक्स है वो अलग बनेंगी, कौन सी ब्रांच की बुक्स? जो इंडिपेंडेंट ब्रांच है। अभी वही समझ रहे हैं ना हम? ठीक है सर। तो मित्रों, जो आपको बताना चाहूंगा, जो हेड ऑफिस की बुक्स है उसमें एक खाता खोला जाएगा ब्रांच अकाउंट के नाम से, और ब्रांच की जो बुक्स हैं उनमें खाता खोला जाएगा हेड ऑफिस अकाउंट के नाम से। सर ये अकाउंट क्यों खोले जाएंगे? मित्रों, हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में, अब ब्रांच में बार बार मैं इंडिपेंडेंट वर्ड नहीं बोलूंगा, आप लोग समझ करके चलिए। हम लोग आने वाली क्लासेस में इंडिपेंडेंट ब्रांच ही पढ़ेंगे, तो ब्रांच का मतलब इंडिपेंडेंट ब्रांच ही रहेगा, ठीक है। हेड ऑफिस और इंडिपेंडेंट ब्रांच के बीच में जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए हेड ऑफिस और ब्रांच, इनके बीच में जो ट्रांजैक्शंस होंगी उनको रिकॉर्ड करने के लिए हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच अकाउंट खोला जाएगा, ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस अकाउंट खोला जाएगा। सर एक बात बताओ सीधी सी, हेड ऑफिस और ब्रांच दोनों एक ही तो बिजनेस के हिस्से हैं, तो वो भला आपस में क्या ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं? हेड ऑफिस और ब्रांच, ओवरऑल कंपनी तो एक ही है, बिजनेस तो एक ही है, बैंक तो एक ही है, आपस में वो लोग क्या ट्रांजैक्शन करेंगे, क्या लेन देन करेंगे, जिसके लिए हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच और ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस का अकाउंट खोलना पड़ जाए? वही आपको सिखाने जा रहा हूं कि हेड ऑफिस और ब्रांच में क्या ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं, जिनको हेड ऑफिस की बुक्स में अलग रिकॉर्ड किया जाएगा ब्रांच अकाउंट में, और ब्रांच की बुक्स में अलग रिकॉर्ड किया जाएगा हेड ऑफिस अकाउंट का इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, ओके सर। आइए जरा माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग उन एंट्रीज की तरफ बढ़ते हैं। एक एक करके लिखना शुरू करेंगे मेरे साथ। सर लिखना भी है क्या? हाँ, ये एंट्रीज जरूरी लिखनी है। मैं कह रहा हूं सर आपने इनको नोट्स में शामिल क्यों नहीं किया? यार हर चीज अगर हम नोट्स में लिख देंगे तुम समझोगे क्या? फिर अपने हाथ से लिखोगे क्या? फिर तो तुम बस पढ़ने की आदत पड़ जाएगी तुम्हें। ये एंट्रीज बहुत ज्यादा जरूरी है, इनके बिना आपको चैप्टर में कुछ भी समझ नहीं आएगा। इसीलिए मैंने कहा कि ये एंट्रीज मुझे लिखवानी है बच्चों को हाथ से। लिखिए जरा, ट्रांजैक्शन, हेड ऑफिस बुक्स, ब्रांच बुक्स, ट्रांजैक्शन, हेड ऑफिस बुक्स और ब्रांच बुक्स। मैं आपको एक एक करके ट्रांजैक्शन पेश करूंगा और उनकी जर्नल एंट्रीज हम करते हुए चलेंगे। ठीक है जी, ओके सर। ट्रांजैक्शन नंबर 1, गुड्स sent by head office to branch. Goods sent by head office to branch. मित्रों, मान लीजिए कल को मैं देश के दूसरे शहरों में भी ऑफिस खोल लूं, ब्रांचेस खोल लूं, तो क्या मुझे उन ब्रांचेस पर भी अपने नोट सेंड करने पड़ेंगे या नहीं? बुक सेंड करनी पड़ेंगी या नहीं? बिल्कुल सही बात है सर, भेजनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि उन ब्रांचेस पर जो स्टूडेंट आएंगे वो उसी ब्रांच से अपने गुड्स जो है, अपनी जो बुक्स जो है उनको कलेक्ट करेंगे। यहाँ से थोड़े, यहाँ थोड़े ना लेने के लिए आएंगे जो मैं अभी हेड ऑफिस में यहाँ पर बैठा हूँ। सही बात है। इसलिए हेड ऑफिस से ब्रांच पर गुड्स भेजे जाते हैं ताकि ब्रांच के जो क्लाइंट्स हैं वो गुड्स वहीं से कलेक्ट कर सके, वो गुड्स वहीं से कलेक्ट कर सके। ठीक है जी, तो गुड्स सेंट बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये सेल है? क्या ये सेल है? हेड ऑफिस सामान भेज रहा है अपनी ब्रांच को, क्या ये हेड ऑफिस के द्वारा सेल की जा रही है? यस और नो? हरीश ने कहा नो, पार्थ ने कहा नो, क्योंकि इन दोनों स्टूडेंट्स ने कंसाइनमेंट का चैप्टर पढ़ रखा है।
इन्हें अच्छे से पता है कि जब कंसाइनर कंसाइनी को सामान भेजता है तो वो जस्ट सेंडिंग ऑफ द गुड्स है, वो सेल नहीं है। और हेड ऑफिस अपनी ब्रांच को क्या बेच सकता है, ओवरऑल एक ही कंपनी है। हेड ऑफिस अपनी ब्रांच को बेचेगा तो हेड ऑफिस ने कमाया, ब्रांच ने गवाया, बात जीरो आ गई ओवरऑल कंपनी की। इसीलिए ये सेल नहीं है, जस्ट सामान भेजा जा रहा है आगे बेचने के लिए। हेड ऑफिस ब्रांच को सामान भेज रहा है, सेंड कर रहा है आगे फर्दर सेल करने के लिए ब्रांच के कस्टमर्स को। तो दिस इज नॉट अ सेल, दिस इज जस्ट सेंडिंग ऑफ द गुड्स। मित्रों, इसकी क्या एंट्री बनेगी? बड़े सिंपल शब्दों में, हेड ऑफिस क्रेडिट कर देगा गुड्स को, क्योंकि उसके यहां से गुड्स चले गए टू गुड्स अकाउंट। और ब्रांच क्या करेगी, गुड्स अकाउंट को डेबिट कर लेगी, क्योंकि ब्रांच के पास गुड्स आ गई। तो जो चीज आ गई वो डेबिट, और हेड ऑफिस के यहां से जो चीज चली गई वो क्रेडिट। बस ये है कि गुड्स के आगे थोड़े से वर्ड और लिख देते हैं, गुड्स सेंट टू ब्रांच। और ब्रांच लिखेगा अपने यहां पर गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट। गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट। एच ओ का मतलब है हेड ऑफिस। गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट। अब सवाल ये उठता है, हेड ऑफिस की बुक्स में डेबिट क्या होगा और ब्रांच की बुक्स में क्रेडिट क्या होगा? बता सकते हैं आप लोग? कैन यू टेल मी? कैन यू टेल मी? आपके पास 15 सेकंड का समय है, सोचिए जरा। In head office books, branch account will be debited. पार्थ, वेरी गुड फ्रेंड। देख लो, तुम्हें ब्रांच पढ़ते हुए अभी 10 मिनट हुए हैं ओवरऑल, और आप लोग ऑलरेडी बिना जानते हुए आप लोग जवाब देना शुरू कर दिए हैं। अमित ने कहा ब्रांच का नाम आ जाएगा। अमित बाबू, बिल्कुल ठीक। अमित का जवाब एकदम सही, सर ब्रांच के नाम से लिख देंगे। अब चलो अमित, हमें ब्रांच का नाम नहीं पता कि कौन से शहर की ब्रांच है, तो खाली ब्रांच वर्ड लिख देंगे। क्वेश्चन में पता होगा कोलकाता ब्रांच, दिल्ली ब्रांच, तो वो वर्ड लिख देंगे। अभी मैं नाम नहीं बता रहा हूं, तो खाली ब्रांच अकाउंट लिख देंगे। बिल्कुल ठीक बात है सर। तो मित्रों, हेड ऑफिस की बुक्स में डेबिट हो जाएगा ब्रांच अकाउंट, और ब्रांच की बुक्स में क्रेडिट हो जाएगा हेड ऑफिस अकाउंट। तुमने रूल सुना है, डेबिट द रिसीवर। तो गुड्स डेबिट किसने किए? ब्रांच ने, इसलिए ब्रांच को डेबिट कर देंगे। गुड्स रिसीव ब्रांच ने किए। और क्रेडिट द गिवर, गुड्स दिए किसने? हेड ऑफिस ने, तो क्रेडिट किसको कर देंगे? हेड ऑफिस को। एज सिंपल एज दैट। हेड ऑफिस ने ब्रांच को पकड़ लिया, डेबिट कर लिया कि मैंने तुझे सामान भेजा है, उसका ध्यान रखियो, उसको ध्यान से बेचियो। और ब्रांच ने कहा हाँ जी हाँ जी, मेरे पास सामान आ गया, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं हेड ऑफिस को सामान बेच करके पैसा पहुंचाऊं टू हेड ऑफिस अकाउंट। इज इट ओके? क्या ये एंट्री आपके दिमाग में घुसती है? सभी लोग बताएं, किसी को कोई दिक्कत है तो बताएं, तभी मैं आगे चलूंगा जब ये एंट्री आपके दिमाग में घुसेगी। अगर नहीं घुसेगी तो मैं आगे नहीं चलने वाला हूं बिल्कुल भी। नो इशू। हरीश कह रहे हैं नो भाई। हरीश, क्या डाउट है बताओ। कह रहे हैं मेरे दिमाग में एंट्री नहीं घुसी। बताइए हरीश, क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, कह रहे हैं नो डाउट। अच्छा, तो यार ठीक से बोलो ना यार, मुझे बाद में ऐसा लगता है कि यार इनको समझ क्यों नहीं आ रहा है, तुम डरा देते हो। नंबर 2, दूसरी एंट्री, गुड्स रिटर्न्ड। मित्रों, हेड ऑफिस ने अभी पहली एंट्री में जो सामान ब्रांच को भेजा था, मानो उसमें से कुछ सामान डिफेक्टिव निकल आए और ब्रांच वो सामान हेड ऑफिस को वापस भिजवा दे, तो क्या दोनों की बुक्स में यही एंट्री रिवर्स हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? बिल्कुल ठीक सर, एंट्री रिवर्स हो जाएंगी। कितनी आसान बातें हैं सर। क्या ये चैप्टर आगे भी ऐसे ही आसान रहेगा? बिल्कुल, टेंशन लो ही मत। गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, और हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस अकाउंट। एंट्री रिवर्स हो गई, बात खत्म। एंट्री को जस्ट रिवर्स कर डालो, टू गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस अकाउंट, टू गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस अकाउंट। दो एंट्रियों को आपने मार गिराया।
अब देख रहे हो ना तुम, हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं, और उसके लिए हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच अकाउंट का इस्तेमाल करना पड़ रहा है और ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो सर। नंबर 3, फॉर ब्रांच एक्सपेंसेस, ब्रांच के खर्चे, जो ब्रांच है क्या वहां पे बिजली का बिल आएगा? हाँ सर। क्या वहां पे एम्प्लॉइज को सैलरी देनी पड़ेगी? हाँ सर। क्या वहां पर अकाउंटेंट को तनख्वाह देनी पड़ेगी? हाँ सर। क्या वहां पे ब्रांच का रेंट होगा? हाँ सर। तो ब्रांच के बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं। ब्रांच के खर्चे थे कुछ और वो ब्रांच ने ही पे किए, ब्रांच के खर्चे ब्रांच ने ही पे कर दिए। क्या हेड ऑफिस का कोई रोल आया? ब्रांच की सैलरी, रेंट, वेजेस ब्रांच ने पे करी। क्या हेड ऑफिस का कोई रोल आया यहाँ पर? नो सर, हेड ऑफिस का कोई रोल नहीं। तो जब हेड ऑफिस की इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो उस केस में हेड ऑफिस की बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी। पहली 2 एंट्री में क्या हो रहा था? हेड ऑफिस सामान भेज रहा था या हेड ऑफिस के सामान वापस आ रहा था हेड ऑफिस के पास, तो हेड ऑफिस और ब्रांच दोनों ही इन्वॉल्व थे पहली 2 एंट्री में, इसलिए दोनों की बुक्स में एंट्री आ रही थी। बट ये जो केस है, ब्रांच का खर्चा है, ब्रांच ने ही पे किया है, हेड ऑफिस का कोई रोल ही नहीं है बीच में, इसलिए हेड ऑफिस की बुक्स में कोई भी एंट्री नहीं आएगी। ब्रांच की बुक्स में क्या एंट्री हो जाएगी तुम बताओ? खर्चा पे करने की एंट्री बताओ, तुम लोग बताओ। एक्सपेंस पे करने की क्या एंट्री होती है? व्हाट इज द एंट्री फॉर पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस? आज देख लूं किसमें कितना है दम। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पार्थ, बहुत बढ़िया मेरे भाई, दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। ऑन द स्पॉट करेक्ट आंसर्स, वेरी गुड सर। एंट्री बनेगी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब बाकी लोग सोच रहे हैं हाँ हमारे दिमाग में चल तो यही रहा था, बट हम बोल नहीं पाए। बोलो भाई बोलो, सब लोग बोलो, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मुझसे वो वाहियात सवाल बिल्कुल ना करें कि सर अगर कैश में पेमेंट हुई तो क्या होगा, टू कैश आ जाएगा। दोबारा ये बात नहीं आनी चाहिए क्लास में। दूसरा केस, मान लो ब्रांच का कोई खर्चा है और वो हेड ऑफिस ने पे कर दिया। ब्रांच की सैलरी का खर्चा था 50,000 रुपए, ब्रांच के पास अभी पैसे थे नहीं, तो क्या ब्रांच के एम्प्लॉइज के घर नहीं चलेंगे क्या? ब्रांच के एम्प्लॉइज की तनख्वाह लेट कर दी जाएगी। ब्रांच हेड ऑफिस को फोन लगाई कि जी ऐसे ऐसे बात है, मेरे पास वो नहीं है, पैसे नहीं है और एम्प्लॉइज की तनख्वाह देनी है, तो हेड ऑफिस क्या बोलेगा? ठीक है मैं पे कर देता हूं। तो ब्रांच के खर्चे हेड ऑफिस पे कर सकता है। इस केस में खर्चा ब्रांच का, पेमेंट हेड ऑफिस ने करी, दोनों की इन्वॉल्वमेंट आ गई। हेड ऑफिस की बुक्स में भी एंट्री होगी, ब्रांच की बुक्स में भी एंट्री होगी। हेड ऑफिस की बुक्स में क्या एंट्री होगी बताओ? सर हेड ऑफिस ने पेमेंट करी है तो बैंक अकाउंट हेड ऑफिस का क्रेडिट हो जाएगा इस बार। और सर खर्चा ब्रांच का था तो एक्सपेंस तो ब्रांच की ही बुक्स में डेबिट होगा। आप देख रहे हो, एक्सपेंस टू बैंक वाली ही जो एंट्री है उसके 2 टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा सूरत में ब्रांच में एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट और दूसरा टुकड़ा अहमदाबाद में बैंक अकाउंट क्रेडिट टू बैंक अकाउंट। बात वही है, बस ये है कि अब हेड ऑफिस और ब्रांच आ गए हैं तो डबल एंट्री पूरी करनी पड़ेगी आपको। यहां पे ब्रांच अकाउंट डेबिट कर दोगे और यहां पर हेड ऑफिस अकाउंट क्रेडिट कर दोगे। ब्रांच अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट, ये एंट्री बन जाएगी। हेड ऑफिस ने कहा मेरा बैंक क्रेडिट हो गया है, ब्रांच मेरे पैसे दे दियो, अभी मैंने पे कर दिए, कल को मेरे पैसे दे दियो। ब्रांच को पकड़ लिया आपने, डेबिट कर दिया कि अभी पैसे मैं दे रहा हूं बट मुझे बाद में चाहिए। ब्रांच क्या कह रही है? हाँ हाँ खर्चा मेरा ही है और हेड ऑफिस जी मैं आपको अपनी लाइबिलिटी मानती हूं, मैं पैसे दे दूंगी आपको, मैंने आपको क्रेडिट कर दिया एज अ लाइबिलिटी टू हेड ऑफिस अकाउंट। ठीक है सर, आगे चलो। और सर ये पेन का कलर चेंज करो, हम इस कलर से बोर हो चुके हैं। मैंने कहा ओके, ये लो। नंबर 4, फॉर गुड्स। एक बात याद रखना, ये महज जर्नल एंट्री नहीं हो रही है, ये पूरा चैप्टर का 80% पोर्शन कवर होते हुए जा रहा है। आप लोग देखेंगे इनके बाद चैप्टर आपके लिए बाएं हाथ का खेल बन जाएगा। फॉर गुड्स परचेज्ड बाय ब्रांच इन कैश, ब्रांच ने नगद सामान खरीदा है कुछ,
हेड ऑफिस बुक्स, ब्रांच बुक्स। नगद सामान खरीदा है ब्रांच ने। इस लाइन को बड़े ध्यान से सुने। मैं कह रहा हूं ब्रांच ने नगद सामान खरीदा है। यहां से ये इमेज मत बनाना अपने दिमाग में कि ब्रांच ने सामान खरीदा और कैश पेमेंट कर दी। नहीं, नगद खरीदने का मतलब ये है कि ब्रांच ने पेमेंट साथ के साथ करी है। ये जरूरी नहीं है ब्रांच ने पेमेंट अपने ही पॉकेट से करी हो सकता है ब्रांच ने हेड ऑफिस से पैसे पे करवाए हो। ब्रांच ने सामान खरीदा किसी से, ये पॉसिबल है कि पेमेंट ब्रांच ने साथ के साथ करवा दी हो लेकिन हेड ऑफिस से करवाई हो, हेड ऑफिस के बैंक अकाउंट से करवाई हो। तो परचेज्ड गुड्स बाय ब्रांच इन कैश का मतलब ये नहीं है कि ऐसा जरूरी है पेमेंट ब्रांच नहीं करी है, पेमेंट हेड ऑफिस के द्वारा भी हो सकती है। जरूरी ये है कि पेमेंट साथ के साथ हो रही है। ब्रांच सामान खरीद रही है और सामने वाले को पेमेंट तुरंत की जा रही है। वो ब्रांच के अकाउंट से भी हो सकती है, वो हेड ऑफिस के अकाउंट से भी हो सकती है। ठीक है, ओके सर। गुड्स परचेज्ड बाय ब्रांच इन कैश, तो पहला केस क्या बनेगा? ब्रांच ने ही पेमेंट करी है, पेमेंट बाय ब्रांच। ब्रांच ने सामान नगद खरीदा और पेमेंट अपने अकाउंट से कर दी, साथ के साथ पेमेंट कर दी अपने ही अकाउंट से। हेड ऑफिस का कोई रोल आया नहीं सर, हेड ऑफिस का कोई रोल नहीं आया, कोई एंट्री नहीं होगी। ब्रांच की बुक्स में क्या एंट्री हो जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब दूसरा केस आता है, गुड्स खरीदे ब्रांच ने और सामने वाले से ब्रांच ने कहा तुझे नगद पैसे दे रहे हैं, रुक जा, लेकिन हेड ऑफिस के अकाउंट से दिलवाए गए पैसे, पेमेंट मेड बाय हेड ऑफिस। तो मित्रों परचेज तो ये ब्रांच की ही है, परचेज अकाउंट तो ब्रांच में ही डेबिट होगा, बट पेमेंट हेड ऑफिस कर रहा है इसलिए बैंक अकाउंट हेड ऑफिस का क्रेडिट हो जाएगा और एक दूसरे अकाउंट से डबल एंट्री पूरी कर दी जाएगी, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट। इज इट ओके? भाई अब कैश नहीं आएगा। हरीश फिर वही बात आ रही है मेरे भाई, मेरे दोस्त, इन कैश से तुम ये क्यों समझ लेते हो कि नोट दिए जाएंगे, करेंसी दी जाएगी? तुम ऐसा क्यों समझ लेते हो गुलाबी और हरे हरे नोट दिए जाएंगे? इन कैश का मतलब होता है नगद खरीद रहे हैं, एक हाथ से सामान ले रहे हो, दूसरे हाथ से पेमेंट कर रहे हो। इन कैश का मतलब ये होता है। अब वो पेमेंट आप नोट भी दे सकते हो, बैंक से भी कर सकते हो, पेटीएम कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, गूगल पे कर सकते हो, फोन पे कर सकते हो, व्हाट्सएप पेमेंट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। इन कैश का मतलब ये है कि ऑन द स्पॉट पेमेंट कर दी, सामान खरीदते टाइम ही पेमेंट कर डाली। ठीक है, एंट्री में बैंक से ही करवा रहा हूं आपको सारी। ओके, चलो भाई आगे चले। हाँ सर आगे चलो, अभी काफी केस है इसमें। नंबर 5, फॉर गुड्स परचेज्ड बाय ब्रांच। अब ब्रांच ने कोई सामान खरीदा है, उधार खरीदा है इस बार, ऑन क्रेडिट, उधार खरीदा है। तो मित्रों पहले तो उधार खरीदते वक्त बताओ क्या एंट्री होगी? एट द टाइम ऑफ परचेज, उधार खरीदते वक्त क्या एंट्री होगी? सर हेड ऑफिस कोई एंट्री नहीं करेगा क्योंकि उधार सामान ब्रांच ने खरीदा है, और ब्रांच एंट्री करेगी सर परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। वेरी गुड, शाबाश, मैं मानता हूं एंट्री आपको आनी चाहिए। ये खरीदते वक्त एंट्री हो जाएगी ब्रांच की बुक्स में, हेड ऑफिस में कुछ नहीं क्योंकि हेड ऑफिस ने थोड़ा ना सामान खरीदा है। अब पेमेंट का वक्त आएगा, आपने उधार खरीदा था 3 महीने के लिए, 3 महीने बाद पेमेंट का समय आ गया, एट द टाइम ऑफ पेमेंट। अब यहां पर दो केस हो सकते हैं, पेड बाय ब्रांच, अगर ब्रांच ने पेमेंट कर दी तो हेड ऑफिस की बुक्स में नो एंट्री, और ब्रांच की बुक्स में क्या एंट्री हो जाएगी? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर हेड ऑफिस ब्रांच के क्रेडिटर को पैसा चुका दे तो क्या होगा? बैंक अकाउंट हेड ऑफिस का क्रेडिट हो जाएगा और क्रेडिटर्स ब्रांच के खत्म हो जाएंगे और डबल एंट्री पूरी कर दी जाएगी इंटर अकाउंट से, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट और ब्रांच अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ऊपर क्या था? तुरंत खरीद रहे थे तुरंत पेमेंट, इसलिए दो ही बातें थी,
लेकिन यहाँ पर 3 बातें हैं, पहले एक खरीदने की एंट्री करनी पड़ेगी और फिर पेमेंट के वक्त 2 बातें और हैं, पेड बाय ब्रांच तो क्या होगा, पेड बाय हेड ऑफिस तो क्या होगा। लिखिए जरा इन एंट्रीज को, राइट डाउन दीज एंट्रीज। क्वेश्चन जो आपको मिलेगा वो लेजर ट्रायल बैलेंस में फंसा हुआ मिलेगा बीच में, लेकिन अगर आप उनकी जर्नल एंट्रीज जानते होगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर वैसे एक बात बताओ, आपने ब्रांच से सामान खरीदवाया, एक बार नगद एक बार उधार, और कभी ऐसा हुआ ब्रांच ने पेमेंट कर दी, कभी ऐसा हुआ हेड ऑफिस ने पेमेंट कर दी। क्या सर ऐसा नहीं हो सकता हेड ऑफिस सामान खरीदे और ब्रांच पेमेंट कर दे? ऐसा कम होता है, बहुत कम होता है ऐसा। हेड ऑफिस है भाई साहब, हेड ऑफिस के पास हर समय ज्यादा अवेलेबिलिटी रहती है हर चीज की, इसलिए हेड ऑफिस सामान खरीदे ब्रांच पेमेंट कर दे, ऐसे केस आपको क्वेश्चन में देखने के लिए नहीं मिलेंगे। वो मैं आपको प्रैक्टिस नहीं करा रहा हूं, अगर बाई चांस कहीं मिलता है तो उसको ऑन द स्पॉट हम समझ लेंगे 2 मिनट लगा करके, ठीक है। ओके सर जी, आगे चलो। लिख लिया है सभी लोगों ने? फटाफट से बताएं सर कितनी ट्रांजेक्शन्स और हैं। मित्रों है अभी, लिखते हुए चलो, मान करके चलो, अभी 20 मिनट और मेहनत करनी है आपको, ठीक है। यस सर, आगे चलिए। मैं जानता हूं आपने अभी पहले डेप्शन की क्लास ली 1 घंटे, फिर ब्रांच की, भाई देखो भुगतना पड़ेगा। अगर आप लोग क्लासेस में लाइव में अवेलेबल नहीं आएंगे तो फिर मैं अगले दिन एक्स्ट्रा क्लास लूंगा ही लूंगा, ये चीज आप देख लो, ठीक है। चलो अब आते हैं हम नंबर 6 पर। मैं एक काम करता हूं, आपको 6 और 7 करा के फिर इस क्लास को हम ऑफ करते हैं, क्योंकि फिर एसेट परचेज बाय ब्रांच आएगा, वो अलग से समझाना पड़ेगा, ज्यादा हैवी हो जाएगा आपके दिमाग में, ठीक है। मैं 6 और 7 करा के फिर आज स्टॉप करता हूं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है सर। 6th में क्या है, फॉर सेल्स मेड बाय ब्रांच इन कैश, फॉर सेल्स मेड बाय ब्रांच इन कैश। ब्रांच ने नगद सामान बेचा, और हरीश ऐसा मत सोचना कि पैसे नोट में मिले हैं, भाई नगद बेचने का मतलब ये है कि आपने ब्रांच ने सामान बेचा, पैसे साथ के साथ मिल गए, पेमेंट साथ के साथ मिल गई। अब वो कैश हो सकती है, बैंक हो सकती है, यूपीआई हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। नंबर ए, कैश कलेक्टेड बाय ब्रांच। सेल किसने करी है, ब्रांच ने। पैसा किसने रिसीव किया, ब्रांच ने। हेड ऑफिस की बुक्स में नो एंट्री, ब्रांच की बुक्स में सेल की एंट्री कर डालो, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। दूसरा केस क्या हो सकता है सर, सेल ब्रांच ने करी हो, कैश हेड ऑफिस कलेक्ट कर ले। हेड ऑफिस ब्रांच से कह रहा है जब तेरे खर्चे में पे कर सकता हूं तो तेरी सेल का पैसा भी तो मैं कलेक्ट कर सकता हूं। हेड ऑफिस ने ब्रांच को निर्देश दे रखे हैं कि भाई सामान बेचो, खूब बेचो, लेकिन पेमेंट हेड ऑफिस के ही बैंक अकाउंट में आनी चाहिए, पेमेंट आएगी सीधा हेड ऑफिस के अकाउंट में, ठीक है। तो क्या होगा सर, बैंक तो हेड ऑफिस का डेबिट हो जाएगा, और सेल सर ब्रांच ने की है, सेल्स अकाउंट ब्रांच का क्रेडिट होगा। ये बैंक टू सेल्स की एंट्री बढ़ जाएगी, बैंक अकाउंट एक बुक में डेबिट होगा, सेल्स अकाउंट दूसरी बुक में क्रेडिट हो जाएगा। डबल एंट्री पूरी करने के लिए यहाँ पे ब्रांच आ जाएगा टू ब्रांच अकाउंट, और ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। हेड ऑफिस ने पैसा ले लिया है, बैंक अकाउंट डेबिट, लेकिन पैसा ब्रांच का था, इसलिए ब्रांच अकाउंट डेबिट। ब्रांच ने सेल की है, इसलिए सेल अकाउंट क्रेडिट, और ब्रांच ने हेड ऑफिस को डेबिट कर दिया है कि भाई हमारा पैसा तुमने रख लिया है, हम तुमसे लेंगे, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट। नंबर 7, फॉर सेल्स मेड बाय ब्रांच ऑन क्रेडिट, फॉर सेल्स मेड बाय ब्रांच ऑन क्रेडिट। ब्रांच को सेल की गई है क्रेडिट पर, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, ब्रांच ने सेल्स की है क्रेडिट यानी उधार। तो मित्रों सबसे पहले तो सेल्स के टाइम पर एंट्री होगी, बेचते वक्त। अब ब्रांच ने सामान उधार बेचा अपने ग्राहक को, हेड ऑफिस क्या एंट्री करने लग गया भला, ब्रांच एंट्री करेगी अपनी बुक्स में, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मैं मानता हूं उधार सेल की एंट्री तुम्हें पता होनी चाहिए। और जब कुछ महीने बाद पैसा रिसीव होगा, एट द टाइम ऑफ रिसीप्ट, जब पैसा डेटर से मिलेगा,
तब दो केस हो सकते हैं। हो सकता है पैसा ब्रांच ही रिसीव करे, अब ब्रांच की सेल ब्रांच ने ही रिसीव किया तो इस बार भी हेड ऑफिस कोई एंट्री नहीं करेगा और ब्रांच की बुक्स में एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। हाँ, अगर पैसा हेड ऑफिस ने रिसीव कर लिया है, डेटर्स ब्रांच के थे, पैसा हेड ऑफिस ने रिसीव कर लिया, हेड ऑफिस का कंट्रोल है भाई, ब्रांच मना थोड़ा ना कर सकती है, तो ऐसे केस में बैंक डेबिट हो जाएगा हेड ऑफिस का और डेटर्स खत्म हो जाएंगे ब्रांच के। टू ब्रांच अकाउंट डेबिट हेड ऑफिस अकाउंट, लिखिए जरा, बैंक टू ब्रांच और हेड ऑफिस टू डेटर्स, बैंक टू ब्रांच और हेड ऑफिस टू डेटर्स। ये एंट्री समझ में आती है आपको? गर्ल्स एंड बॉयज बताइए जरा। यस, पार्थ कह रहे हैं यस। किसी भी एंट्री में कोई इशू? हरीश कह रहे हैं नो इशू, अमित कह रहे हैं यस समझ आती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी, ओके। तो मित्रों, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और सारी ट्रांजैक्शंस देखेंगे कि भाई हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में और क्या क्या ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं। फिर हम देखेंगे कि हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच अकाउंट और ब्रांच की बुक्स में जो हेड ऑफिस अकाउंट है उनका बैलेंसेस आपस में मैच होना चाहिए, तो क्यों होना चाहिए, मैच नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है, और मैच नहीं होने पर उसे ठीक कैसे कराते हैं। वो टॉपिक थोड़ा सा रिकंसिलेशन जिसे कहते हैं हम लोग आगे समझ के चलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए इन एंट्रीज की प्रैक्टिस कीजिए, चीजों को थोड़ा सा ग्रिप में लाइए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।